नमस्कार साथियों। मैं आज डीएलएड के सेमेस्टर थर्ड के टॉपिक दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र ये लेसन है। इसको पढ़ने से क्या लर्निंग आउटकम निकल सकता है। प्रशिक्षु दाब के कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे। दाब का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है यह समझ विकसित कर सकेंगे। दाब एवं बल के मध्य क्या अंतर संबंध है यह समझ सकेंगे। ऊंचाई के साथ दाब में क्या परिवर्तन होता है और क्या ऊंचाई के साथ दाब घटता है या बढ़ता है ये जान सकेंगे। उत्प्लावन बल क्या होता है इसके अनुप्रयोग से परिचित हो सकेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, प्लवन का सिद्धांत क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे और उससे संबंधित अनुप्रयोग कर सकेंगे। प्रशिक्षु कुछ वैज्ञानिक यंत्र के बारे में जान सकेंगे और उससे उस वैज्ञानिक यंत्र का क्या उपयोग होता है यह भी जान सकेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि दाब क्या होता है। इस इकाई को अध्ययन करने में हम निम्न अवधारणाएं स्पष्ट होगी। जैसे दाब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कितनी टाइप का दाब होता है, प्रामाणिक वायु दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, वायु दाब का मापन कैसे करते हैं, कौन कौन से यंत्र हैं जिससे हम वायु दाब का मापन कर सकते हैं, उत्प्लावन बल क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, प्लवन का सिद्धांत क्या है और कुछ वैज्ञानिक यंत्र और उसके उपयोग के बारे में भी हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्रेशर। दाब क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किसको हम दाब कहते हैं। किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो क्या होता है, वो खिसक जाती है। ये हम जानते हैं कि बल लगाने पर कोई वस्तु क्या होगी, विस्थापित होती है। अगर हम किसी वस्तु को रख करके बल लगाते हैं तो क्या हो जाती है, दब जाती है। दाब का मतलब क्या है, दाब से संबंधित एक क्रियाकलाप हम करते हैं कि एक रबड़ की गेंद लेते हैं, उसे मेज पर रखकर अगर हम दोनों हाथ से दबाते हैं तो क्या होता है, गेंद दब जाती है। इसका मतलब हम गेंद पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसके तल पर बल लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, गेंद पर बल लगने से दाब उत्पन्न हुआ। इसका मतलब यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी तल पर बल लगने के कारण दाब उत्पन्न होता है। ऐसे हम एक एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हैं। जैसे आप एक बर्तन में, छिछलेदार बर्तन में बालू बिछा दें 6 सेंटीमीटर करीब और उस पर एक ईंट रख दें, एक खड़ा ईंट और एक हॉरिजॉन्टल ईंट, एक वर्टिकल ईंट रख दें और एक हॉरिजॉन्टल ईंट रख दें। आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि जो वर्टिकल ईंट रखे हैं वो बालू में ज़्यादा धंस जाती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी भी तल का सरफेस एरिया कम रहेगा तो बल अधिक लगेगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होने पर बल कम लगता है। क्या हम एक सिर्फ सरफेस एरिया पर ही कंसंट्रेट करेंगे, नहीं। सरफेस एरिया अगर किसी का सेम है, दूसरा एक्सपेरिमेंट हम ऐसे करके देख सकते हैं कि सरफेस एक छिछलादार बर्तन लेते हैं और उसमें एक ईंट वर्टिकल रखते हैं और दूसरी ईंट वर्टिकल रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक और ईंट रख देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सरफेस एरिया तो सेम है लेकिन तो परिमाणीय भार बढ़ाने पर वो ज़्यादा गहराई तक धंस जा रही है। इसका मतलब है
कि ये भी निष्कर्ष निकलता है सरफेस एरिया सेम रहे, अगर हम पैमाने भार उसका बढ़ा देते हैं तो भी बल ज़्यादा लगता है। ये दो एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था जो गेंद वाला दिखाया गया है कि गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है, बल लगने से प्रेशर जनरेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम दाब को डिस्कस करेंगे कि दाब की डिफिनीसन क्या है। ये डिफिनीसन लर्न करने में आसान होती है। तो दाब की डिफिनीसन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। इसको हम कैसे कोरिलेट करते हैं, प्रेशर दाब P = F/A, या इसको हम हिंदी में लिखते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, वेयर P = प्रेशर, F = फोर्स एंड A = एरिया। अब हम इसकी प्रेशर की यूनिट निकालते हैं। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कैसे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम एसआई पद्धति में पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दाब कैसी राशि है, दाब एक टाइप की अदिश राशि है। 1 पास्कल = 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब को हम बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि वायु दाब कैसे लगाती है। आप गुब्बारा फुलाते हैं तो क्या होता है, जब गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि गुब्बारा में जब हम हवा भरते हैं तो वायु चारों दिशाओं में समान दाब डालती है। इसके रिजल्टिंग क्या होता है, गुब्बारा आपका फूल जाता है। ये एक्टिविटी सिंपल है, इसको आप प्रशिक्षुओं से करा सकते हैं। एक गुब्बारा लें, उसमें हवा भरें, क्या देखते हैं, गुब्बारा फूल जाता है। अतः स्पष्ट है कि वायु समान रूप से सभी दिशाओं में दाब डालती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। वायु के चारों ओर जो पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है वायु का, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, या इसे हम वायु दाब भी कहा जाता है। वायु दाब का मापन कैसे करते हैं, वायु दाब का मापन करने के लिए वही दाब वाली डिफिनीशन को हम मॉडिफाइड करते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात करते हैं। वायु दाब = वायु स्तंभ का भार बटा क्षेत्रफल। इस फार्मूले से हम वायु दाब का मेजरमेंट करते हैं। वायु दाब को मेजर करने के लिए कुछ उपकरण का भी यूज किया जाता है। ये आपको अगले स्लाइड में हम बताएंगे कि कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं। प्रमाणिक वायु दाब क्या होता है, इसको हम जैसे कोई भी रिफरेंस लेते हैं कि किसी भी यूनिट को मेज़र करने के लिए हम एक रेफरेंस लेते हैं, ऐसे ही वायुमंडलीय दाब को मेज़र करने के लिए हम एक रेफरेंस लेते हैं। वो क्या है, 76 सेंटीमीटर पारे का ऊंचाई, मतलब समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। यानी 76 मीटर पारे की ऊंचाई क्या है, एक रेफरेंस है। इसी रेफरेंस से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। अगर 76 सेंटीमीटर से ऊपर जाता है दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज होता है, और 76 सेंटीमीटर से
नीचे जाता है, इसका मतलब है कि वायुदाब आपका डाउन हो रहा है। इसे हम प्रामाणिक वायुदाब कहते हैं। इसका मान क्या होता है? इसका मान 1×10⁵ ऐसे 1×10⁵ कहते हैं, अदरवाइज एकदम एग्जैक्ट क्या है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे हम प्रामाणिक वायुदाब कहते हैं। ऊंचाई के सापेक्ष वायुदाब बदलता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब में गिरावट होती है। नैनीताल में या उत्तराखंड में पहाड़ियों पर जाने पर वायुदाब कम हो जाता है, वो इसलिए वहाँ सांस लेने में परेशानी होती है। प्रत्येक 110 मीटर ऊपर जाने पर वायुदाब का मान 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाता है। जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब का मान नीचे जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वायुदाब आधारित कुछ उपकरण हैं, जैसे आपका जल पंप है। जल पंप, इसकी कार्यविधि के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। साइकिल पंप, फुटबॉल पंप, ये सब किस पे आधारित हैं? ये वायुदाब आधारित उपकरण हैं जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कहेंगे कि वायुदाब का मापन कैसे किया जाता है। कुछ यंत्र होते हैं जिसकी सहायता से हम वायुदाब का मापन करते हैं। वायुदाब का मापन साधारण वायुदाब मापी, ये साधारण वायुदाब मापी क्या है, इसको हम प्रशिक्षुओं से कराते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें ये डिफ़िकल्टी है कि पारा जो होता है वो हानिकारक होता है, तो इसको बहुत प्रिकॉशंस लेकर किया जाता है। जैसे एक टब ले लेते हैं जिसमें पूरा जो है आपका पारा भरा है, और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब टाइप की नली रहती है उसमें हम पारा भर लेते हैं, और उसको हम उस नाद में या मरकरी का जो भरा हुआ नाद है उसमें हम रिवर्स पलट देते हैं, तो क्या देखते हैं कि ये पारे का लेवल 76 सेंटीमीटर पर जा करके रुक जाता है। और जैसे जैसे ये इसका जो है ये रिफरेंस हो गया, और जैसे जैसे ही अगर मान लीजिए प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वो ऊपर चला जाता है, 76 से ऊपर चला जाएगा, और प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो 76 सेंटीमीटर से नीचे चला आएगा। इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। दूसरा क्या है, बैरोमीटर है। ये भी एक टाइप का यंत्र है जिससे हम वायुदाब का मापन किया जा सकता है या किया जाता है। निद्रोदाब मापी, एक साधारण वायुदाब मापी है, और दूसरा क्या है, निद्रोदाब मापी की सहायता से हम वायुदाब का मापन करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल, ये हम छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि उत्प्लावन बल क्या है। तो किसी वस्तु को पानी में डुबोने पर पानी द्वारा ऊपर की तरफ जो भी बल लगता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की तरफ जो भी बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जब हम कभी भी नहाने जाते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे ही लोटा या मग जो भी है उसको पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ पानी द्वारा ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है, और इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे ही हम पानी में कोई वस्तु डुबोते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर वस्तु पर बल लगाया जाता है, जिससे वस्तु क्या है, हल्की महसूस होती है। वस्तु के भार में यह कमी उत्प्लावन बल के कारण आती है। पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल को ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। इसे यूनान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने दिया था, उन्हीं के नाम पे इसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये भी आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, बस यहाँ आपको रिवीजन करना है। आर्किमिडीज के सिद्धांत
पूछा जाता है, इस पे अनुप्रयोग भी पूछा जा सकता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में इसकी डिफिनीशन पूछी जाती है। इसमें क्या है, ये भी अगर देखा जाए तो ये उत्प्लावन बल से कोरिलेट करता है। उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज के सिद्धांत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे से कोरिलेशंस है। क्या होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इससे रिलेटेड क्रियाकलाप कर सकते हैं कि हम 2 मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं और उसको 2 मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, एक में वाटर भर देते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि एक मेजरिंग सिलेंडर में हम कंकड़ को धागे में बांधकर उसमें डिप करते हैं तो क्या होता है कि वाटर का लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो कंकड़ है वो अपना स्थान घेर ले रहा है, अंदर जाके कंकड़ अपना स्थान घेर ले रहा है और उसी के रिस्पेक्ट में वो वाटर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसलिए वाटर का तल जो है उठ जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट्स में हम बहुत आसानी से देख रहे हैं कि पानी का तल पहले कितना था, 20 था, और 21 सिलेंडर में 20 था और जिसमें डिप किया हुआ है उसमें वाटर का लेवल बढ़ गया है। पहले तो हमने दोनों में 20 ml लिया था, दोनों मेजरिंग सिलेंडर में, लेकिन जैसे ही इसको डिप किया तो ये वाटर लेवल बढ़ गया। आप एक मेजरिंग सिलेंडर में भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, बस आपको इनिशियल और फाइनल रीडिंग लिखनी होगी। इनिशियल कितना था, 20 ml था, और जब हमने इसमें कंकड़ बांध कर डिप किया तो वाटर लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है कि यह स्पष्ट है कि वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट स्लाइड में प्लमन का सिद्धांत आता है। प्लमन का सिद्धांत क्या बताता है, मेनली कि कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक रूप से डूबते हुए तैरती है, पूरा डूब जाती है, या जो है उसके सरफेस पे तैरती है। ये प्लमन का सिद्धांत बताता है कि कौन सी वस्तु डूबेगी और कौन सी वस्तु तैरेगी। प्लमन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर या कम होता है तो वस्तु क्या होती है, द्रव की सतह पर तैरती है। इसे हम प्लमन का सिद्धांत कहते हैं या फ्लोटिंग रूल कहते हैं। वस्तु डूबती या तैरती कब है, मैंने ये बताया कि प्लमन का सिद्धांत यही डिसाइड ही करता है कि कौन सी वस्तु डूबेगी और कौन सी वस्तु तैरेगी। जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो वस्तु डूब जाती है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा। उत्प्लावन बल क्या था कि ऊपर की तरफ लगने वाला बल था, पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाला बल था, वो वही उत्प्लावन बल है। अब उत्प्लावन बल से अगर वस्तु का भार अधिक होगा तो जाहिर सी बात है वो डूब जाएगी। वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अगर अधिक हुआ तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। दूसरा क्या है, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है यानी वस्तु का भार जितना है उतना ही उत्प्लावन बल लग रहा है तो वस्तु द्रव में पूर्णतः डूबती हुई तैरती है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होता है तो वस्तु आंशिक रूप से पानी में डूबते हुए तैरती है। इसको हम दूसरे वे में भी समझ सकते हैं। ये आप फिगर में देख रहे होंगे कि कौन सी बॉडी, ये बॉडी पूरा सबमर्ज्ड है, ये बॉडी डूबते हुए तैर रही है और ये बॉडी सरफेस पे तैर रही है। तो ये डिपेंड करता है कि किसका उत्प्लावन बल वस्तु से अधिक है या बराबर है या उससे कम है। इसको हम इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको कोरिलेट करते हैं डेंसिटी से।
घनत्व से इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। जैसे आप लोहा या कील पानी में डालिए तो क्या होगी, पानी में डूब जाएगी। यदि वस्तु और द्रव दोनों का घनत्व बराबर है तो वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से पानी में डूबते हुए तैरती है। वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है। जैसे आप आइस फ्लोटिंग देखते होंगे कि बर्फ जो है पानी पर आंशिक रूप से डूबते हुए तैरती है। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि द्रव का दाब कैसे कोरिलेट करता है। जैसे आपने वायुमंडलीय दाब पढ़ा, प्रमाणिक वायु दाब पढ़ा, क्या द्रव भी दाब लगाता है? हाँ, द्रव भी दाब लगाता है। द्रव चारों दिशाओं में दाब डालता है। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको लेकर के कि आप किसी भी बर्तन में समान रूप से अगर समान दूरी पर छेद कर दें और उसमें वाटर भरें तो सारे छेद में से वाटर एक समान गति से निकलेगा। द्रव चारों दिशाओं में दाब डालता है। इसको हम सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, द्रव का दाब गहराई के साथ बढ़ता जाता है। अब यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि एक फ्लास्क लिए हैं और उसमें 3 वाल्व लगे हैं। एक सबसे नीचे है, दूसरा जो है मिड में है और ये तीसरा जो है सबसे अपर पोजीशन पर है। तो जब इसमें वाटर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ पानी तेज जा रहा है, यानी इसका प्रेशर इंक्रीज है। नीचे वाले पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है और ऊपर वाले पे प्रेशर लिक्विड का सबसे कम है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव का दाब गहराई के साथ बढ़ता जाता है। इसको हम एक फार्मूले से कोरिलेट करते हैं। द्रव का दाब प्रेशर P = HdG, वेयर H क्या है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई है। D क्या है? डेंसिटी है या घनत्व है। G क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वीय त्वरण है। इसको हम इससे कोरिलेट करते हैं। हायर क्लास में डेंसिटी को रो से रिप्लेस किया जाता है। डेंसिटी को हम रो से भी लिख सकते हैं। कुछ यंत्र हैं वैज्ञानिक जिसके उपयोग के बारे में हमें डिस्कस करना है कि इसका क्या उपयोग होता है। अधिकतर यंत्र हमने ऐसे लिए हैं जो दाब से कोरिलेट करें, क्योंकि ये दाब का चैप्टर है तो ऐसे यंत्र के बारे में चर्चा होगी जो कि दाब से कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे आप बायरोग्राफ की बात करते हैं, यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता रहता है। बायरोग्राफ और ग्राफ भी बनाता है, साथ में वायुमंडल के दाब को भी मापता रहता है और साथ साथ इसका ग्राफ भी बना देता है। बैरोमीटर क्या है? ये भी दाब मापने का एक यंत्र है। यह उपकरण दाब मापने के काम आता है। उसके पहले हमने इसका फिगर दिखा दिया था कि दाब मापने के जो जलयान होते हैं उसमें ये बैरोमीटर लगा रहता है। हाइड्रोमीटर क्या है? इसका उपकरण द्वारा द्रव का आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी मेजर की जाती है हाइड्रोमीटर से। अगर हम लैक्टोमीटर की बात करते हैं तो लैक्टोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? लैक्टोमीटर से दूध की क्वालिटी मेजर की जाती है। मैनोमीटर क्या है? इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर क्या है? इसमें मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त को मापा जाता है। स्फेग्नोमीटर जो है डॉक्टर के पास रहता है और उससे हम क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है किसी भी
रोगी का ब्लड प्रेशर स्फेग्नोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है कि उसका बीपी हाई है या उसका बीपी लो है। इस टॉपिक से हम आशा करते हैं कि आप लोग लाभान्वित होंगे। और ये टॉपिक मैं डॉक्टर त्रिपुरारी पूजन, डाइट लेक्चरर, डाइट बलरामपुर से, इसका संयोजन श्रीमती दीपा तिवारी, सहायक निदेशक SCRT के निर्देशन में, अवधारणा एवं परामर्श में श्री अजय कुमार सिंह जी, संयुक्त निदेशक SSA SCRT उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में, और निर्देशन जो हुआ है वो माननीय महोदय डॉक्टर सरवेन विक्रम बहादुर सिंह, जो प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं SCRT के उत्तर प्रदेश लखनऊ। Thank you to all